नमस्कार। राज्यों की जंग के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। और हरियाणा की बात इसलिए भी आज खास हो जाती है क्योंकि हरियाणा की जो राजनीति है कई दशकों तक तीन लालों के बीच में केंद्रित रही है। भजन लाल, देवीलाल और बंसीलाल। आज भी उनके जाने के बाद उनकी जो परिवार की विरासत है वो इस हरियाणा की राजनीति में उनका वर्चस्व, उनका परचम आज भी लहरा रहा है। और आज भी हरियाणा में कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि इनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। लेकिन हरियाणा में एक कहानी और भी है। परिवारों के साथ साथ यहाँ पर यह भी देखने में आ रहा है कि क्या परिवार के भीतर भी महाभारत चल रही है, चुनावी जंग चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं यहाँ पर हरियाणा में जहां पर कि एक ही परिवार के कुछ सदस्य आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी दो सीटों पे हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी सीट इसमें तोशाम की सीट है और उस पर हम चर्चा करेंगे। एक सीट जो है जिसके बारे में बात हुई है उचाना कला, वहां की भी हम लोग बात करेंगे। दो सीटों पर खास तौर से फोकस करेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जगदीप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका स्वागत है जगदीप जी। और साथ ही राकेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीप जी मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो लालों के लाल एक तरह से मैदान में उतरे हुए हैं और जो लालों की विरासत है हरियाणा की राजनीति में, भजन लाल, देवीलाल, बंसीलाल, उसको जिंदा रखे हुए हैं, उसको मजबूत रखे हुए हैं। इस इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये आगे चल करके और ज्यादा मजबूती लेगा या आपको लगता है कि धीरे धीरे करके अभी ढलान पर है? अखिलेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव होने वाले हैं और राजनीतिक परिवार जो अभी तक राजनीति कर रहे थे। देखिए, राजनीति एक तरह से जन प्रतिनिधित्व का काम है, सेवा का काम है और ये जन प्रतिनिधि हैं। लेकिन काफी समय से ऐसा देखा जा रहा है कि एक वो जो भावना थी जन प्रतिनिधि होने की, जैसे बंसीलाल कहा करते थे कि व्यक्तिगत उद्देश्य और व्यक्तिगत स्वार्थ से बड़े प्रदेश के उद्देश्य होते हैं। और उस प्रकार से ये आज तो शाम की सीट पे अगर देखा जाए जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, या अगर हम बात करें चौटाला परिवार की, उनका भी अपना परिवर्तन हुआ है, या भजनलाल परिवार की, उनके भी अलग अलग जगह से होते हुए वो कांग्रेस और कभी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरह से हुई है। और उसके बाद ये अगर वीरेंद्र सिंह परिवार को देखा जाए तो ये भी उसी तरह से अलग अलग पार्टियों से होते हुए आए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी एक समय है, अगर ये आने वाली नई जनरेशन प्रतिनिधित्व को अगर ठीक अहमियत देंगे तो ही राजनीति आगे चलेगी। केवल विरासत के नाम पे राजनीति आगे नहीं चल सकती, जिस प्रकार से अभी तो शाम में होने वाला है। तो शाम का अगर बात करें तो वहां की जो सीट है, अब किरण चौधरी को हमेशा तो शाम में विरासत का एक लाभ मिलता रहा। और जहां तक जब भी वो आगे बढ़ी हैं या जीत हासिल की है, लेकिन उनका टकराव प्रदेश के नेतृत्व से होता रहा, क्योंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते। तो प्रदेश के लोग या उस विधानसभा के लोग आज ये कहने लगे हैं कि आप अगर बने हैं तो हमारे काम तो करवा दीजिए, आपकी अपनी लड़ाई अलग से रख लीजिए, लेकिन कम से कम प्रदेश के हितों को देखते हुए, विधानसभा के हितों को देखते हुए आप अपनी लड़ाई को थोड़ा कम कर लीजिए और लोगों के लिए काम करिए। लेकिन वो अपने स्वार्थ में, अपनी महत्वाकांक्षा में जिस प्रकार से आगे बढ़ती चली गई, और अब जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उन्होंने और उनकी बेटी ने, तो प्रदेश वहां उस हल्के में खास तौर पे ये बात हो रही है कि विरासत बहुत हमने कर्ज उतार लिया, लेकिन अब जो है उसका हम विकल्प खोजेंगे। जो लोग हमारे लिए काम करना चाहते हैं, जो गंभीरता से केवल राजनीति और जन प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उनको ही तरजीह दी जाएगी। तो इसलिए अब क्या लगता है कि वहां श्रुति चौधरी के लिए भी काफी मुश्किलें होने वाली हैं। हालांकि उन्हीं के परिवार के अनिरुद्ध जो हैं, उनके जो ताऊ के बेटे हैं, श्रुति चौधरी के ताऊ के बेटे जो कहे जाते हैं अनिरुद्ध, उनको उनके सामने कांग्रेस की टिकट से हैं। अब यहाँ बड़े अलग से समीकरण होने वाले हैं और कांग्रेस की ये आने वाले समय में ये शायद गलती ही साबित होगी कि एक परिवार के दो लोगों को आमने सामने खड़ा कर देना। जैसे अजीत सिंह ने एक तरह से माना है कि सॉरी, अजीत पवार ने जो इस तरह से माना कि हाँ, हमें बिल्कुल। पारिवारिक लड़ाई में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, और वही चीज अब यहाँ भी होगी कि पारिवारिक लड़ाई में आगे नहीं बढ़ना हो चाहिए था। और उसी पारिवारिक लड़ाई को कम करते हुए आदित्य चौटाला ने वापस भारतीय जनता पार्टी से वापस इनेलो में कदम रख लिया है। तो ये बहुत सी चीजें बदलाव हो रहे हैं, लेकिन
असल मायने में गंभीरता से राजनीति करने के लिए इनको लोगों के साथ जुड़ना होगा, ना कि हुकूमत को एक उद्देश्य बना के इनको आगे बढ़ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जो महाराष्ट्र की आपने बात कही, मेरे ज़हन में भी वही बात थी कि अभी अजीत पवार ने 2 बार ये बात कह चुके हैं वो, लोकसभा चुनाव के बाद से, कि ये गलती हुई कि अपनी पत्नी को उन्होंने सुप्रिया सुले के सामने खड़ा कर दिया। और महाराष्ट्र की राजनीति में अमूमन ऐसा होता नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा भी कि लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि एक ही परिवार के लोग आपस में चुनाव लड़ें और इस तरह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिखाएँ। लेकिन राकेश जी, जो बात तोशाम की हो रही थी, हम तोशाम की बात करते हैं। वहाँ पर जिस तरह से बंसीलाल जी की विरासत को लेकर के जंग चल रही है, और वो भी एक ही परिवार के भीतर चल रही है। ये जो कजिन है आपस में, ब्रदर एंड सिस्टर्स, उनके बीच में झगड़ा है, और जिस तरह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक शुभ संकेत है, या हरियाणा की राजनीति में आम बात है, या हरियाणा में ये ऐसा पहली बार ही हो रहा है? इस तरह की बातें हरियाणा में अमूमन होती नहीं है कि परिवार के लोग आपस में चुनाव लड़ें। देखिए, राजनीतिक रूप से जितने भी बड़े परिवार हैं, जैसे चौधरी देवीलाल का है या भजनलाल का है, और इधर बंसीलाल जी का है, क्योंकि तो शाम में अगर आप महत्वाकांक्षा देखेंगे तो एक अलग विषय है। महेंद्र चौधरी, के बेटे हैं अनिरुद्ध, और इनका जो है, कभी भी बंसीलाल ने, क्योंकि इनके आपसी विवाद रहे पर्सनली, तो बंसीलाल जी ने कभी भी राजनीतिक रूप से उन्हें पास नहीं लगने दिया। और जब उनकी डेथ भी हुई तो जो पगड़ी थी वो श्रुति चौधरी के सिर पर बांधी गई, जो एक चौधर की हम कह देते हैं आमतौर पे रस्म क्रिया के दौरान होता है। तो अब यहाँ पे परिवारों में अगर हम चौटाला परिवार की या देवीलाल परिवार की बात है इनमें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह राजनीतिक लड़ाइयां रही। और क्योंकि यहाँ फिर छिपती है बात, परिवार बड़े हो गए और महत्वाकांक्षा सब में आती है। महत्वाकांक्षा की बात आप 2019 का चुनाव लें, एन मौके पर इनेलो को लगता था कि सत्ता में आने वाले हैं, लेकिन दो फाड़ हुई। फिर जजपा बनी, जजपा हालांकि सत्ता में साझेदार रही। और अब ये मैं एक थोड़ा सा जानकारी और जोड़ता हूँ कि रानिया जो है, भाजपा से चौधरी रंजीत चौटाला चुनाव लड़े थे लोकसभा का, वे रानिया से हैं। उनके सामने अभय चौटाला जो इस समय इनेलो के सर्वे सर्वा हैं, उनके पुत्र जो है वे भी रानिया से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप ये लगाएं कि दादा पोता, क्योंकि रंजीत जी चौटाला जी के छोटे भाई हैं। और इसी तरह से डबवाली में एक अच्छे वो समीकरण, ऐसी पारिवारिक समीकरण बन रहे हैं, वहां से चाचा और भतीजा चुनाव लड़ रहे हैं चौटाला परिवार के। आदित्य चौटाला जिन्होंने कल ही भाजपा को अलविदा कर इनेलो को ज्वाइन किया है, वे इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी घोषणा हो गई है। इससे पहले जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय हैं, उन्होंने भी जो अपना जो वहां डबवाली से लड़ने का फैसला लिया है। तो हरियाणा में राजनीति लड़ाइयां जो हैं आम रही हैं पहले। हाँ, लेकिन जो मनोहर लाल जी के खाते में एक बात ये अवश्य जाती है कि जो हरियाणा के 3 लाल मशहूर थे, माइनस उनको करें तो उन्होंने भाजपा की कैनोपी में उसको ले आए हैं सारे परिवारों को। इधर भजनलाल परिवार का लें, चंद्रमोहन अभी कांग्रेस में है, जो कुलदीप बिश्नोई हैं और उनके पुत्र हैं भव्य बिश्नोई, वे सुगमता से भाजपा में हैं। और मनोहर लाल की कैनोपी में है, क्योंकि मनोहर लाल को ये जाता है क्रेडिट कि वे उन्हें शामिल किया उन्होंने। और इसी की तरह से जो हम दूसरा परिवार देखें चौटाला जी का, तो उनके भी लोग थे भाजपा में थे। तो ये कुल मिलाकर जो सारा है हरियाणा में, और मुझे फिर लगता है कि जिस तरह से परिवार बढ़ रहे हैं, बच्चे बड़े हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, तो सब ने अपनी अपनी फाइट शुरू की है और उसी के नतीजेवश ये आगे आ रहे हैं। तो शाम भी उसका एक उदाहरण है। तो शाम में जैसा मैंने बताया कि किरण चौधरी की कभी भी बंसीलाल जी से नहीं बनी, लेकिन उनके चले जाने, स्वर्गवास हो जाने के बाद सारी जो उनकी राजनीतिक विरासत है वो किरण चौधरी लेकर चलती रही। वे लगातार नाम लेती रही, इनका किरण जो चौधरी बंसीलाल का। तो अब किरण क्योंकि बची हुई थी, उन्होंने भी हाल ही में भाजपा को ज्वाइन कर लिया। बंसीलाल परिवार जी। भी अब भाजपा की छतरी के नीचे है, आधा परिवार बाहर है। जो चौधरी महेंद्र सिंह के बेटे हैं आदित्य अनिरुद्ध, वे हैं कांग्रेस में। तो अब ये लगाएं कि उनको राज्यसभा भेजा गया किरण चौधरी को, तो बेटी को अब ये तो शाम से लड़ाया जा रहा है। तो शाम से किरण चौधरी लगातार कई दफा जीती, इन्हें ऐसा एहसास है कि बेटी भी जीतेगी, लेकिन अब की स्थितियां अलग हैं।
लोग, जैसा कि संधू साहब ने कहा था कि लोग आने वाली अगली पीढ़ी से ये चाहते हैं कि क्या काम वे करना चाहते हैं। लोग सवाल करते हैं। कल शुभती चौधरी एक कर्मचारियों के प्रदर्शन में गई तो उन लोगों ने सवाल पूछे कि आप बताइए हमारी समस्या का हल कैसे करवाएंगी। तो वहां उन्हें गुस्सा भी आया कि जब चुनाव हो जाएगा फिर देखेंगे, लेकिन उन लोगों ने बख्शा नहीं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि से सवाल करा। उन्होंने कहा कि हम वोट तभी देंगे जब आप हमें सेटिस्फाई करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प जानकारी आपने दी है राकेश जी। और जगदीप जी, जो बात राकेश जी ने उठाई थी चौधर की, चौधर यानी जिसमें किसके पास विरासत जाएगी, पगड़ी किसके पास जाएगी, इसी बात को लेकर हरियाणा में काफी मुद्दा बनता है। और एक ऐसी दूसरी सीट है उचाना कला, यहाँ की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भी बहुत दिलचस्प और मजबूत उम्मीदवार खड़े हुए हैं। चौधरी बीरेन सिंह के बेटे हैं बिजेंद्र सिंह, जो कि पिछली लोकसभा में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत करके भी आए थे। और हमें याद है कि जो डील हुई थी बीरेन सिंह और बीजेपी के बीच में, उसमें बीरेन सिंह राज्यसभा में थे, केंद्र में मंत्री थे। और जब बीजेपी ने टिकट दे दिया था बिजेंद्र सिंह को, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यही था कि परिवार से एक ही व्यक्ति होगा, जिसके चलते बीजेपी ने उस वक्त ये फैसला किया था। और अगर एक तरफ चौटाला जी की विरासत है, देवीलाल जी की विरासत है, तो दूसरी तरफ सर छोटू राम की विरासत भी है, जिसकी नुमाइंदगी बीरेन सिंह जी करते हैं और उनके बाद ब्रिजेंद्र सिंह उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मुकाबला यहाँ पर हो रहा है उचाना कला में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये भी एक तरह से चौधर का मुकाबला है कि जाटों की अगुवाई कौन करेगा, जाटों का नेता कौन है? निश्चित तौर पे देखिए, जहां तक ब्रिजेंद्र सिंह का सवाल है और चौधरी वीरेंद्र सिंह का सवाल है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। और जहां तक मुझे ज्ञात है, उनको जब भारतीय जनता पार्टी में लाया गया था तो ये सितंबर में जींद की एक रैली की बात है, मैं वहां मौजूद था। और ये भी पता है मुझे कि उनको किस आश्वासन से भारतीय जनता पार्टी में लाया गया था, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह की महत्वाकांक्षा थी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की। लेकिन जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जीती तो चीजें बदल गई और उसके बाद उनको केंद्र में मंत्री ले लिया गया। लेकिन उसके बाद बहुत सी चीजें बदलाव हुई और काफी पानी बहा। तो बाद में ये तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक परिवार से एक ही होगा और ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया, वो हिसार से सांसद बने। लेकिन अब के लोकसभा में ठीक पहले ब्रजेंद्र सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी और पता लग गया था कि वो अनकंफर्टेबल हैं एंड देयर विल बी अ शिफ्ट। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और कांग्रेस को वापस ज्वाइन किया। और उसके तुरंत बाद साथ लगती हुई एक कॉन्स्टिट्यूंसी और है जो राजस्थान की चूरू है, जिसमें राहुल कासवां भी फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए थे। तो जहां तक जाट की राजनीति का सवाल है और किसानों का सवाल है, तो इनको लेके जिस तरह से किसान अब राजनीति के केंद्र में आ गए हैं, तो ये वो परिवार हैं। चौधरी सर छोटू राम को किसानों के रहबरे आजम कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है। तो इसलिए वो लगता था कि उसी लाइन पे अभी इनकी राजनीति आगे बढ़ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देख लेने के बाद लगता नहीं था कि इस प्रकार की राजनीति के आगे कोई संभावना है। anyway, उसमें ही देखा जाए तो अब उचाना में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो एक तरह से एपिक सेंटर भी है किसान आंदोलन का। और किसान आंदोलन के समय दुष्यंत चौटाला के पिता ने बार बार कई मंचों से यह कहा कि किसान आंदोलन एक बीमारी है। और किसान आंदोलन के समय दुष्यंत चौटाला ने कभी भी किसानों के पक्ष में कोई आवाज नहीं उठाई और वो हमेशा अपनी सत्ता के लिए, सत्ता सुख के लिए चुप रहे। तो किसानों में इस बात को लेके भी बहुत नाराजगी है। अब यहाँ जो उचाना की सीट है, इसमें जो चौधर की लड़ाई है, पहले क्योंकि परंपरागत रूप से चौधरी वीरेंद्र सिंह की सीट रही और चौधरी वीरेंद्र सिंह 1977 में जीते थे, जब कांग्रेस के विरुद्ध लहर थी, जब सारी कांग्रेस हार गई थी। तो ये एक दिग्गज नेता के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया और इस प्रकार से वो सीट उनकी परंपरागत पारिवारिक सीट रही। और अब ये लगता है कि वहां ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस के द्वारा टिकट देना भी एक तरीके से ऐसा था कि ये जो पहले गलती हुई वीरेंद्र सिंह का सम्मान ना करके या जो भी बातें थी उसके लिहाज से अब टिकट दी जाए। और लगता है कि ये चौधर की लड़ाई और वहां से मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला के प्रति लोगों का विश्वास पूरे हरियाणा में टूट चुका है, वो उनके लिए बड़ा कठिनाई का सबब होगा कि उस इलाके से अब वो अपने आप को साबित कर पाए।
बिल्कुल। और राकेश जी, इसी सीट की अगर हम बात करें, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, समझना भी चाहता हूँ कि क्या कारण है कि जो पिता पुत्र हैं, जो कि बीजेपी के साथ रहे, उनका बीजेपी से मोह भंग हुआ? क्या ये केवल किसान आंदोलन के चलते हुआ या कुछ और भी वजह रही जिसमें कि शायद उनकी महत्वाकांक्षा भी रही हो कि जिस तरह से पिता मंत्री थे, वैसे पुत्र को भी चाहते हो कि वो भी मंत्री पद उनको मिले, या जिस तरह का दुष्यंत चौटाला को तरजीह देना पिछले 5 साल में, साढ़े 4 साल में उनको उप मुख्यमंत्री बनाना, उनकी सारी बातें मानना, क्या ये भी एक कारण हो सकता है या इसके पीछे कुछ और भी वजह है? या आपको लग रहा है कि जो सम्मान उनको लगता था कि बीजेपी में मिलेगा, वो शायद उन्हें नहीं मिला, ये भी एक कारण हो सकता है जिसके चलते उन्होंने बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस का हाथ थामने का फैसला किया? अकेले नहीं गए, वो पहले पिताजी गए, बाद में फिर पुत्र को लेकर के गए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उचाना के मतदाताओं की खासियत क्या है। उचाना के मतदाता गर्दन से सरिया निकालना जानते हैं। हरियाणा में एक कहावत है कि इसकी नाड़ में सरिया, नाड़ मतलब गर्दन। जब कोई अपने मतदाताओं से, अपने लोगों से अकड़ के बात करता है तो उचाना जाटलैंड की बड़ी सीट है और वहां पर जितने मतदाता जितना साथ देते हैं उससे ज्यादा विरोध करते हैं। फिर चौधरी वीरेंद्र को वहां से हार भी मिली उचाना से। तो वो जो नाड़ का सरिया जो है, अब की बार भी तय है कि मतदाताओं ने फैसला लिया है कि निकालना है, और मतदाताओं ने किसका निकालना है ये भी तय है। ये दीवार पे लिखी इबारत है। तो लेकिन आपने जो सवाल मुझसे किया कि चौधरी बंसीलाल, ना माफ करें, चौधरी वीरेंद्र इस तरह से भाजपा में जाके घुटन महसूस कर रहे थे, वो बिल्कुल उन्होंने बाद में जब छोड़नी थी, वो चंडीगढ़ आए थे उससे 10-15 दिन पहले, तो उन्होंने बताया था कि वे बड़ा धमाका करेंगे। और इस तरह जब छोड़ दी तो फिर बाई चांस वो चंडीगढ़ आए तो हमारी मुलाकात हुई। हमने उनसे बात जानने की कोशिश की कि भाजपा में क्यों नहीं वे रम पाए। तो उनका यही कहना था कि भाजपा की जो संस्कृति है कांग्रेस से भी परे है। एक यहाँ कांग्रेस में जब रहे थे तो स्टेज पे बैठने के आदी थे, और जब बीजेपी में गए तो नीचे बैठना पड़ता था, स्टेज के सामने बैठना पड़ता था। वहां स्टेज एक दो लोग ही बैठ पाते हैं। वो चौधरी वीरेंद्र क्योंकि इतने पुराना नेता हैं और इतने सालों से उन्होंने हरियाणा की राजनीति की, हालांकि हरियाणा की राजनीति में उन्हें ट्रेजडी किंग माना जाता है। जब मुख्यमंत्री बनने के नजदीक आए तो सरक गया, वो घड़ी जो है सरक गई। तो लेकिन मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा चौधरी वीरेंद्र अभी तक पाले हुए हैं, और जो एक वहां की बीजेपी का जो डिसिप्लिन था वो अंदर अंदर उन्हें सालता रहा। और उन्हें अब ये बात तय लग रही थी कि बेटे को उनके टिकट नहीं मिलने वाली है लोकसभा की। और इधर कांग्रेस भी लगातार प्रयास कर रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, और वो मेरे भाई हैं आपस में, वो और मामा के बेटे हैं। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से चौधरी वीरेंद्र को कांग्रेस में लाया जाए। वो सफल भी हुए और उन्हें सम्मान भी दिया गया। जब आपको जानते हैं कि लोकसभा की टिकटें आई तब ये बड़ा विरोध हुआ कि चौधरी वीरेंद्र को अलग कर दिया गया, उन्हें टिकट नहीं दी गई है। लेकिन ये एक तयशुदा कार्यक्रम था कि चौधरी विजेंद्र को टिकट नहीं मिलेगी, उन्हें विधानसभा लड़ाया जाएगा, और ये भी पक्का अगर कांग्रेस जीतती है तो उन्हें कैबिनेट में भी लाया जाएगा। एक बहुत काबिल आईएएस अधिकारी रहे हैं विजेंद्र, तथ्यों का उन्हें जानकारी है, नॉलेज है। और जब क्योंकि उनके पिता जब यहाँ पर वित्त मंत्री थे तो वे तब आईएएस अधिकारी थे, और जिस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है तो वो सब है। और लोकसभा के दौरान भी वो लोगों से इन टच रहे। दूसरा उचाना की मैं बताता हूँ कि जिस तरह से तलखी दुष्यंत चौटाला के वहां से जीतने के बाद आई, दोनों परिवारों में चौधरी वीरेंद्र के और दुष्यंत चौटाला के बीच हॉट एक्सचेंजेस जो हैं वो बहुत हुई, बहुत ज्यादा गर्मा गर्म जो इनके आपस के डायलॉग्स थे मीडिया के जरिए। और यहाँ तक की बात आई कि दिग्विजय को तो जब इन्होंने चौधरी वीरेंद्र पर अटैक किया तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्वालिफिकेशन तक की बात कि मेरा बेटा तो आईएएस है, उनकी प्रेमलता जो मदर है एमएलए रही, और आप बताइए क्या है। इनके इतने ज्यादा मतलब तलखी रही आपस में। तो उचाना में इस इलेक्शन में ये नजारा भी खूब देखने को मिलेगा कि किस तरह से दो परिवार झगड़ा करते हैं राजनीतिक, और बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ किस हद तक जाके देखते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। और चौधरी वीरेंद्र पूरे एक्टिवली इस, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र ने जो चुनाव की राजनीति है उससे संन्यास ले लिया है, उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो अब ये बेटे के लिए किस तरह से ये मजेदार, एक
आपकी और अन्य 4 सीट्स में से एक उचाना हॉट सीट रहने वाली है। और वहां पर जैसा मैंने बताया कि मतदाता हरियाणा का बहुत सजग है और जाटलैंड की प्रमुख सीट्स में आती है उचाना, तो यहाँ का मतदाता सबसे और ज्यादा सजग, ये बिल्कुल। सरिया निकालने की कवायद में रहता है, सरिया निकालेगा। और मैंने फिर बताया कि किसका निकलना है वहां उचाना की दीवारों पर लिखा, ये एक इबारत बन चुकी है जी। तो दीवारों पर लिखा है, बस दीवारों पर लिखी इबारत को पढ़ना आना चाहिए। अगर पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा कि क्या परिणाम रहने वाला है उचाना का। लेकिन जगदीप जी, एक और जो परिवार के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमने बंसीलाल जी के परिवार की तो बात की कि वहां पर किस तरह से विरासत को लेकर जंग चली, लेकिन चौटाला जी के परिवार में देवीलाल जी का जो पूरा वंश रहा है, उसमें भी बहुत भीषण जंग देखने को मिली है। और इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि आखिर ये क्या है और ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ और आज किस मुकाम पर है, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां उनकी बन गई, इतने सारे रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे कि बताया राकेश जी ने कि वहां तो एक तरह से दादा वर्सेस पोता, ये भी वहां पर हिसाब किताब देखने को आ रहा है नरोला में। तो ये सब क्या है, ये चौटाला परिवार देवीलाल परिवार के भीतर किस तरह की जंग, किस तरह का महाभारत वहां पर चल रहा है? अखिलेश जी, जो चौटाला परिवार की जो जंग है, ये बेसिकली देवीलाल और उनके बड़े भाई के साथ ही शुरू होती है। उनके बड़े भाई बहुत समय पहले विद्या प्रचारिणी सभा के सदस्य रहे, हिसार में राजनीतिक तौर पे सक्रिय थे। बाद में देवीलाल सक्रिय हुए, तो वो भाई जो है वो फांसी पे चले गए और देवीलाल राजनीति में आगे बढ़े। और उसके बाद फिर देवीलाल के जो अपने पुत्र हैं उनमें ओम प्रकाश चौटाला है, रंजीत चौटाला, प्रताप चौटाला, जगदीश चौटाला, 4 पुत्र उनके रहे। उनके बच्चे आगे बढ़े और जब 1984 में लोकदल की स्थापना हुई थी और लोकदल की स्थापना होने के बाद 1987 में पहली बार देवीलाल ने हिसार से ही न्याय युग की घोषणा की थी और वो पैदल मार्च चले, दिल्ली की तरफ चले थे। और वो एक बड़ा उस वक्त में पैदल यात्रा जो उनकी की और उसमें बड़ा समर्थन उनको मिला। और उसके बाद जब चुनाव हुए तो उनको एक ऐसी सीट मिली और उसके बाद से वहां एक वर्चस्व की और विरासत की जंग शुरू हुई। और ओम प्रकाश चौटाला जो उनके बड़े बेटे थे, उस वो भी राजनीति सक्रिय राजनीति में आ गए थे। और ये था कि सभी को देवीलाल चाहते थे कि सभी जो परिवार के बेटे हैं उनके साथ बराबर का हिस्सेदारी रहे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला कुछ महत्वाकांक्षी थे। आगे बढ़ के उन्होंने चीजें तय करनी शुरू कर दी और फिर ये जो विरासत की जंग है वहां से शुरू होते होते और फिर जब ओम प्रकाश चौटाला के अपने 2 बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला बड़े हुए, आगे बढ़े और जब 1999 में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 1999 से 2005 तक, तो ये तीनों पिता पुत्र जिस प्रकार से राजनीति कर रहे थे, उसके बाद अलग अलग अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अजय चौटाला और अभय चौटाला में भी तकरारें सुनने में आती थी। लेकिन जब ये आय से अधिक मामला और ये शिक्षक भर्ती घोटाला में जब इनको सजा हुई, उसके बाद से इनके रास्ते अलग हुए और अब ये जो पारिवारिक है, अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला, अभय के अर्जुन और करण, और वो आमने सामने अब जो सब उनके छोटे बेटे हैं जो जगदीश हैं, उनके बेटे आदित्य चौटाला या अलग अलग और भी जो परिवार के सदस्य हैं। और डबवाली से डॉक्टर केवी सिंह के बेटे अमित सिहाग जो कांग्रेस से अभी विधायक हैं, वो भी वही उन्हीं परिवार के से संबंध रखते। तो इस प्रकार ये चलता चला आ रहा है। और जी। जहां तक चौटाला परिवार की बात है, तो इसमें अब कहीं कहीं कंसोलिडेशन दिखने लगा है, क्योंकि जो इनेलो है, आप ये देखिए कि अभय चौटाला 2014 में उनको 19 सीट आई थी और वो लोग हरियाणा की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे, जबकि कांग्रेस की 15 सीटें थी। और उस वक्त तक इनेलो की एक अच्छी पोजीशन थी, लेकिन उसके बाद 19 में और अब उनकी स्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं। और जो इनकी आपस में जब तकरार हुई और जेजेपी अलग हुई और जेजेपी का गठन हुआ, तो जो इनेलो का जो वोट बैंक था, लगभग वो वोट बैंक 14.9% जेजेपी को मिला था 2019 में, जिसमें उनको 10 सीटें हासिल हुई। लेकिन वो भी अपने राजनीतिक सौदे में अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की बड़ी महत्वाकांक्षा हो गई थी, तो वो उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य तय किया। लेकिन अब वो जो धोखे वाली बात है कि जो जनमत उनको मिला था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिला था, खिलाफत करने के लिए मिला था, लेकिन उनके ही साथ वो जाके बैठ गए।
तो बिल्कुल। वो एक बड़ा है, लोगों में अविश्वास हो गया इनके प्रति। और भाजपा की जो स्थिति आज है वो उनको 0.87 प्रतिशत वोट ही मिल पाए लोकसभा में, या ऐसी बुरी बिल्कुल। हालत है। और अब भी ऐसा लगता है कि नोटा के बराबर भी अगर उनको वोट मिल जाए विधानसभा में तो वो भी गनीमत होगी। और ये अब देखा जा रहा है जी, ये ये सच्चाइयां हैं। और इनके पास अभी कोई ऐसा काडर के लिए अपने जो 90 विधानसभा में तय करने के लिए इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। इनके सारा हरियाणा का जो संगठन के जितने भी पदाधिकारी थे लगभग छोड़ चुके हैं इनको। तो संगठन के नाम पे भी भाजपा के पास अभी कुछ ज्यादा नहीं बचा हुआ। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो स्थितियां हैं वो बड़ी निराशाजनक है भाजपा के लिए। और इनेलो में अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है तो वो अभय चौटाला की वजह से बचा हुआ है। और वो भी जब उन्होंने एक बार विधानसभा में किसान आंदोलन के चलते एक इस्तीफा दे दिया था, फिर दोबारा उपचुनाव में जीते, लेकिन वो भी फिर मात खा गए जब उन्होंने राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन कर दिया। तो इस प्रकार से बार बार यही आता है कि ये जो पार्टियां हैं ये बात करती हैं कमेरे वर्ग की, किसान वर्ग की, लेकिन खड़ी हो जाती हैं जाके पूंजीपति वर्ग के साथ। तो लोग हम्म, अभी वो भी समझते हैं कि ये जो विरोधाभास है ये राजनीति में लंबा नहीं चलना, और इसको कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ेगा। तो इन इन सभी तत्वों को, कारकों को देखा जाए तो हरियाणा राजनीति के तौर पे इन परिवारों की जो राजनीतिक दिशा भ्रमिता है वो ही इनको ले बैठी है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से समझाया दर्शकों को कि ये पूरा जो देवीलाल चौटाला परिवार है किस तरह से आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद मतदाता अब इस चुनाव में फैसला करेंगे कि वो इस परिवार से क्या उम्मीद करते हैं, इस परिवार का क्या भविष्य होगा। जाते जाते राकेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक तरफ हम जब लालों की बात करते हैं, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, लेकिन उसके इतर एक अलग किस्म की राजनीति भी हरियाणा में हो रही है, और जो कि काफी प्रभावशाली भी है। अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर तो एक अलग ही लाल आ गए, मनोहर लाल, और वो गए तो फिर उसके बाद नायब सिंह सैनी आ गए। और जब कांग्रेस आती है तो कांग्रेस में हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते हैं, उनका अपने एक अलग फैमिली, उनकी अलग लेगेसी है। तो इन लालों के बीच में भी एक अलग तरह की अपनी पहचान बनाना, अपनी जगह बनाना, ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्या इसके लिए केवल और केवल जो राज्य की जातिगत राजनीति है वो जिम्मेदार है, या कुछ और भी कारण इसके पीछे है? देखिए, लालों के इतर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो अपना है पूरा जोर बनाया, और जिस तरह से आज की घड़ी में वे कांग्रेस में उभरे हुए हैं, हालांकि उनके जो एक समांतर शैलजा लगातार भिड़ रही है, और रणदीप सुरजेवाला है, किरण चौधरी थी, इनके ग्रुप एक बना था एसआर के ग्रुप करके। किरण चौधरी चली गई हैं, लेकिन रणदीप और शैलजा अभी भी हैं। आप जानते हैं कि सीएम पद के लिए कांग्रेस में लगातार जो है विवाद छिड़ा है, या कहें कि पंगे छिड़े हुए हैं। अब जो इन लालों के अलावा नए लाल आए थे, मनोहर लाल 9.5 साल उन्होंने राज किया है, लेकिन मनोहर लाल जी की बात कहें तो वे एक गैर राजनीतिक परिवार से थे, संघ में संघर्ष करके इतना लंबा समय बिताकर वे आए। अब वो क्योंकि कुंवारे हैं तो उनकी आगे कोई राजनीतिक परिवार नहीं चलेगा, और जो उनके जो चेले हैं जो भी होंगे वो चलाएंगे। तो मनोहर लाल जी ने इन 3 लालों के इतर जो है राजनीति की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा में चौधरी देवीलाल को हराया भी था उन्होंने। और इसके अलावा अब जो इस विधानसभा में नया जो दल उभर के आएगा वो आएगा आम आदमी पार्टी। अगर मैं जसपा की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने पहले ही देवीलाल परिवार की कर दी, क्योंकि देवीलाल के नाम पर ही जननायक जनता पार्टी भी राजनीति करती है। और अब जो ये सारा संघर्ष है, नया अभी जो सिस्टम उभरना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हटके, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वोट परसेंटेज इनका क्या रहता है नेवर नो, क्योंकि लेकिन काम इन्होंने किया है 90 के 90। जो इनके हल्के हैं, हमारे विधानसभा हल्के, वहां पर इन्होंने काम किया है, और संगठन भी कमोबेश इन्होंने पूरा अपना कर दिया है। तो जी। अब जो दिक्कत है संगठन की वो कांग्रेस के समक्ष सबसे बड़ी है। जजपा का, जैसे संधू साहब ने बताया कि संगठन के लोग चले गए, यही नहीं, इनके तो 7 जो एमएलए थे, सिटिंग एमएलए, वो भी छोड़कर पार्टी को जा चुके हैं। 2-3 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उनको टिकट भी मिली है। एक तीन तो थे, लोग तीनों को कांग्रेस टिकट में दे गए दिया हैं। है। जी, ने टिकट दी है, जिनमें देवेंद्र बबली है, इनके कोटे से मंत्री थे। अनूप धानक मंत्री थे, उन्हें टिकट दी है।
तो अब रामकरण काला जेजेपी के विधायक थे, उन्हें जो है कांग्रेस ने टिकट दी है शाहबाद से, और जो निर्दलीय है सोमवीर सांगवान, वो खैर एक अलग विषय है, लंबी डिस्कशन है, रामकुमार लेकिन गौतम कुल से तीसरे। मिलाकर हाँ जी समझे, गौतम जी। कुल मिलाकर जो स्थिति ये है कि अब लालों के या हुड्डा से हटकर एक शैलजा यहाँ पर उभर रही है हरियाणा में। और पिछले, क्योंकि अगर इसी साल में देखें तो शैलजा ने लगातार मूवमेंट की है। रणदीप क्योंकि राजस्थान राज्यसभा में चले गए, तो वो लगातार हरियाणा के टच में रहे। और इन्हें जो दूसरे प्रदेशों की जिम्मेवारियां भी दी गई तब भी। लेकिन अब जो नई तरह की अगर इसे दिखाते हैं या इनका ग्रुप को टिकटें मिलती हैं, क्योंकि अभी तक की तो ज्यादा टिकट्स जो हैं नहीं मिली हैं शैलजा को, 4-5 टिकट्स आई हैं, और वो भी ज्यादातर सिटिंग एमएलए हैं, 4 उनमें से। तो ये अब नई राजनीति में, क्योंकि अभी टिकटों का बंटवारा बाकी है, तो अभी पता लगेगा, तय होगा कि कौन लालों के और हुड्डा के अलावा राजनीति में उभरेगा। बिल्कुल, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी और जगदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हरियाणा में जो लालों के लाल हैं उनकी क्या राजनीति है, और खासतौर से जो 2 सीटें वो क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे इसी पर चर्चा करते रहेंगे। हम इसके आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और आगे भी राज्यों की जंग में हरियाणा को लेकर खासतौर से बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया।